रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार साथियों, अब आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं संयुक्त वाक्य। क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको? संयुक्त वाक्य। तो आपको इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है कि संयुक्त वाक्य में हमें क्या पढ़ाया जाएगा। देखिए, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक से अधिक उद्देश्य उद्देश्य व एक से अधिक विधेय, एक से अधिक उद्देश्य एवं एक से अधिक विधेय स्वतंत्र रूप में पाए जाते हो। कैसे पाए जाते हो? स्वतंत्र रूप में पाए जाते हो। अब देखो, यहां पर आप लोगों को बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपको याद करनी है कि एक से अधिक उद्देश्य, इसमें आप से अधिक उद्देश्य मिलेंगे और एक से अधिक विधेय मिलेंगी। एक से अधिक उद्देश्य मिलेंगे और एक से अधिक विधेय मिलेंगे, ठीक है। और वो आपस में कैसे पाए जाएंगे? स्वतंत्र। वो आपस में कैसे पाए जाएंगे? स्वतंत्र पाए जाएंगे। देखिए कैसे, मैंने लिखा है, यहां लिख दिया मैंने, राम पढ़ता है और शाम खेलता है। राम पढ़ता है और शाम खेलता है, मैंने ये लिख दिया आपके सामने। अब देखिए, आप यहां पर आप सबको दिखाई दे रहा है कि राम एक उद्देश्य और क्या काम कर रहा है? पढ़ने का। यहां पर एक विधेय, तो यहां एक उद्देश्य हो गया और एक विधेय हो गई। यस, आगे बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, शाम एक उद्देश्य और खेलना एक विधेय। अब आप देखिए कि जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाता है तो ये तो क्या हो जाता? एक सरल वाक्य हो जाता। लेकिन इस वाक्य में इस योजक चिन्ह के द्वारा इस वाक्य को भी जोड़ा गया है, जो कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पाया गया है। अर्थात यहां पर श्याम खेल रहा है और राम पढ़ रहा है। श्याम क्या कर रहा है? खेल रहा है, और राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो यहां पर राम एक उद्देश्य, पढ़ना एक विधेय, श्याम एक उद्देश्य और खेलना एक विधेय। इस तरीके से एक से अधिक उद्देश्य पाए गए हैं और एक से अधिक विधेय पाए गए हैं। और स्वतंत्र कैसे है? स्वतंत्र ऐसे है कि राम अपने पढ़ रहा है और श्याम अपने खेल रहा है। अर्थात दोनों का कोई किसी के ऊपर आश्रय नहीं है, दोनों आपस में स्वतंत्र अवस्था में क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। अब यदि मैं आपके सामने इसको ये लिख देता, जब राम पढ़ता है तब श्याम खेलता है, तो श्याम कब खेलता है? जब राम पढ़ता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि वाक्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता तो यह स्वतंत्र कैसे होते, क्योंकि दूसरा वाला तो इस पर निर्भर हो जाता ना। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त वाक्य की यही पहचान है कि एक से अधिक वाक्य मिलेंगे और एक से अधिक वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधि मिलेंगी, और उन उद्देश्य और विधियों के साथ वो कैसे पाए? स्वतंत्र पाए जाएंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे देखिएगा, अब मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं? मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि मैंने आपके सामने लिख दिया, राम और सीता। राम और सीता खेल रहे हैं। राम और सीता खेल रहे। अब मैंने यहां लिख दिया, राम खेल रहा है और सीता पढ़ रही है। तो देखो आप यहां पे, आप लोगों के सामने यहां पर एक चिन्ह आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है और। तो और जैसे योजक चिन्ह को तो दोनों में प्रयोग किया गया है। क्या ऊपर वाला वाक्य संयुक्त वाक्य है? नहीं। क्या नीचे वाला संयुक्त वाक्य है? बिल्कुल है। तो ऊपर वाला संयुक्त वाक्य क्यों नहीं है? क्योंकि सर दो कर्ताओं के द्वारा केवल एक ही क्रिया की जा रही है, जबकि यहां पर इस कर्ता के द्वारा एक क्रिया की जा रही है और इस कर्ता के द्वारा दूसरी क्रिया की जा रही है। अर्थात जब दो कर्ताओं के द्वारा अलग अलग क्रिया की जाएगी
तभी जाकर के वह कौन सा वाक्य बनेगा, संयुक्त वाक्य बनेगा। अब ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिख रहा हूं कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो वो चिन्ह कौन से हैं, जैसे यहां पर मैंने और लिखा है, तो ऐसे ही आपके सामने उन चिन्हों को लिख रहा हूं मैं। वो चिन्ह है और, एवं, वे, किंतु, परंतु, या, अथवा। इस तरीके से अगर आपको ये चिन्ह अगर योजक चिन्ह के रूप में दिखाई दे किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने के बीच में, तो वहां आप लोगों को अंदाजा लगा लेना है कि वह कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। लेकिन यदि ये संयुक्त वाक्यों का जो चिन्ह है वो यदि किसी ऐसे वाक्य के अंदर पाया जाए जिनमें एक से अधिक कर्ता तो हो लेकिन उनके द्वारा केवल एक ही क्रिया की जा रही हो, तो वहां पर आप लोग क्या लिखोगे, सरल वाक्य। यस, आप लोग समझ सकता हूं कि यहां तक सारी बातें समझ चुके होंगे। अब देखिए, मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं कि जिसका नाम है मिश्रित वाक्य। क्या है, मिश्रित वाक्य। देखिए अब आप, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो देखो, मिश्रित वाक्य जो होते हैं वो होते हैं कि एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर क्या होते हैं, वो आश्रित होते हैं। मिश्रित वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कैसे होते हैं वो ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे मैंने लिखा, जब राम पढ़ता है तब श्याम खेलता है। जब राम पढ़ता है तब श्याम खेलता है। तो देखिएगा आप लोग, यहां पर क्या लिखा है मैंने, जब राम पढ़ता है तब श्याम खेलता है। तो श्याम का एक प्रश्न बना मेरा आपके सामने कि श्याम कब खेलता है, तो आप क्या जवाब दोगे, सर जब राम पढ़ता है। तो आप लोगों के पास पता चल गया कि श्याम का खेलना राम के पढ़ने पर डिपेंड करता है। अर्थात जब एक उपवाक्य दूसरे किसी वाक्य पर निर्भर होता है तो वह कौन सा वाक्य कहलाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो मिश्रित वाक्य में आपको लिखना है कि जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य किसी अन्य आश्रित उपवाक्य, जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य पर कोई अन्य आश्रित, इस परिभाषा को हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। यस, आप लोगों को इस परिभाषा में थोड़ा सा चेंज करना है। क्या लिखना है कि जब किसी वाक्य में किसी प्रधान उपवाक्य पर कोई दूसरा वाक्य आश्रित होता है या निर्भर होता है तो उसे क्या कहेंगे भाई, उसे मिश्रित वाक्य कहेंगे, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखनी है आपको। अभी आप लोगों ने उदाहरण देखा कि यहां पर क्या हुआ, राम पढ़ता है तब श्याम खेलता है। तो श्याम कब खेलता है, जब राम पढ़ता है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है या नहीं है, बिल्कुल है। कौन सा वाक्य है, दूसरा वाला वाक्य है। किस पर आश्रित है, इस पर आश्रित है। यस, अब देखिए आप,
अब आपको क्या बताने जा रहा हूं मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है यहां पर उपवाक्य। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है यहां पर उपवाक्य। क्या लिखा है? उपवाक्य। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि उपवाक्य जो शब्द है ये क्या है सर, जो आपने अभी लिखा है। इस शब्द से थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में हम परिचित नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा कि यदि हम किसी वाक्य को दो भागों में बांट देते हैं, यदि हम किसी वाक्य को दो भागों में बांट देते हैं, मतलब एक वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य होते हैं, एक वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य होते हैं, तो वो वाक्य क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। जैसे अभी मैंने लिखा था राम पढ़ता है और तब शाम खेलता है। देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है इसमें देखो, एक वाक्य तो ये रहा और एक वाक्य ये रहा। तो जब एक से अधिक वाक्य आपको किसी वाक्य के अंदर नजर आते हैं तो उस वाक्य के अंतर्गत कई सारे उपवाक्य बन जाते हैं। अब यहां पर एक कर्ता और एक क्रिया प्रधान है और यहां पर भी एक कर्ता एक क्रिया प्रधान है, तो दो कर्ताओं द्वारा दो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं की जा रही है। तो यहां क्या हुआ? दो वाक्य है। तो इस एक वाक्य को हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। लेकिन इन दोनों वाक्यों को अगर हम अलग अलग बात करें तो अब ये क्या कहलाएंगे? उपवाक्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये उपवाक्य कहलाएंगे। समझ सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाक्य का टुकड़ा या एक वाक्य के अंदर किन्हीं अन्य वाक्यों को वाक्य न कहकर के क्या कहते हैं? हम उपवाक्य कहते हैं। तो अब देखिए आप आपके सामने लिखा है उपवाक्य। तो देखो उपवाक्य जो होते हैं वो केवल दो प्रकार के माने जाते हैं। एक माना जाता है प्रधान। एक कौन सा माना जाता है? प्रधान उपवाक्य। और एक माना जाता है आश्रित। एक कौन सा माना जाता है? आश्रित उपवाक्य। अब आप लोगों को ध्यान से सुनना है और समझना है कि सर इसमें प्रधान और आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो तो हमें समझ में आ गए। अब इसमें यह बताइए आप कि यदि कोई प्रश्न में प्रधान और आश्रित उपवाक्यों में से हमसे पूछ लिया जाए कि कौन से वाक्य में प्रधान उपवाक्य और कौन से वाक्य में आश्रित उपवाक्य, तो हम कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल बहुत ही सुंदर आप लोगों का प्रश्न बन सकता है ये, और आप लोग बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा आप कि प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को लेकर के जब यदि आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो मैंने आपके सामने जैसे लिख दिया, क्या लिखा? देखो हमने बच्चों को हमने सुना है कि बच्चे खेल रहे हैं। क्या सुना है? कि बच्चे खेल रहे हैं। हमने सुना है कि बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ही सुंदर आपके सामने एक वाक्य रखा है मैंने, इसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है अगर देखा जाए तो, लेकिन इसका आप लोग जब उपवाक्य देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसके अंतर्गत कौन सा उपवाक्य आश्रित है और कौन सा उपवाक्य कैसा है? प्रधान है। तो ध्यान से सुनिएगा आप, क्या सुनना है आपको? ध्यान से सुनिएगा कि हमने सुना है कि बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो बच्चे खेल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। और ये किसने सुना है? ये हमने सुना है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब आपके सामने किसी वाक्य का या किसी उपवाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा, किसी उपवाक्य का क्या नहीं निकलेगा? अर्थ नहीं निकलेगा, तो वह क्या कहलाएगा भाई? अर्थ नहीं निकलेगा तो वह ही आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। अब देखो आप, हमने सुना है कि बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अब आप लोगों को यहां पर क्या अनुमान लगाना है कि सर यहां पर कौन सा प्रधान है और कौन सा आश्रित है? तो देखो यहां पर जो ये लिखा हुआ है बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये हमारा यहां पर होगा, ध्यान से सुनिएगा पहले, आश्रित। समझना है आपको, लिखा हुआ तो कहीं मिल जाएगा कोई सा भी। और यह जो यहां पर लिखा हुआ है हमने सुना है, ये कहलाएगा साथियों प्रधान। क्या कहलाएगा? प्रधान। अब आप देखिए यह प्रधान क्यों कहलाएगा और यह आश्रित क्यों कहलाएगा? यही तो हम लोगों का प्रश्न है। यह आश्रित क्यों कहला रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। और यह प्रधान क्यों कह रहा है? हमने सुना है।
तो ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। हमने सुना है कि बच्चे खेल रहे हैं। अब आप लोग इस वाक्य को किसी के सामने बोल रहे हो। मैंने कहा कि हमने सुना है कि बच्चे खेल रहे हैं, हमने सुना है कि बच्चे खेल रहे हैं। तो अब यहां पर बात को कहने वाला कौन है, आखिरकार मुख्य क्रिया क्या हो रही है जिससे कि यह वाली बात उजागर हो रही है। तो यहां पर आपको पता है सुनने की मुख्य क्रिया है कि हमने सुना है, क्या सुना है कि बच्चे खेल रहे हैं। अब यदि हमने सुना नहीं होता तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो मुख्य क्रिया क्या है, सुना है। हमने सुना है कि बच्चे खेल रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जहां पर मुख्य क्रिया या वाक्य के द्वारा हम लोगों को जिस उद्देश्य से, जिस कर्ता से यह पता चले कि उसके द्वारा रिसेंटली कौन सी क्रिया की गई है, उस समय कौन सी क्रिया की गई है, तो वही आपका क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होगा। तो मैंने यहां क्या लिखा है, हमने सुना है कि बच्चे खेल रहे हैं। अब ये बच्चे खेल रहे हैं, ये तो इसी पर निर्भर है ना, हमारे सुनने पर, हमारे सुनने पर ही तो निर्भर है कि हमने क्या सुना है कि बच्चे खेल रहे हैं। तो लिखिए इसको और समझिए इसको ध्यान से। दूसरा उदाहरण हम इसी प्रकार का लेंगे, खेलते हुए लड़कों को देखा है। दूसरा उदाहरण इसी प्रकार के लेंगे, क्या कि हमने खेलते हुए लड़कों को देखा। देखो ये जो दोनों प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। इनको किसी भी किताब में छाप करके आपके सामने पूछे जा सकते हैं, किसी भी पेपर में छाप करके पूछे जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रश्न मैंने आपके सामने ऐसे प्रस्तुत किए जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, और इन प्रश्नों से आप लोगों को आगे के प्रश्नों को समझना है कि अगर ऐसे कोई दूसरे टाइप के प्रश्न आ गए तो हम उनको कैसे हल करेंगे। अब देखो आप, हमने खेलते हुए लड़कों को देखा है। अब यहां पर आपको पता है हमने खेलते हुए लड़कों को देखा है, खेलते हुए लड़के को देखा है। अब देखो आप बताओ इसके अंदर कौन सा प्रधान काम हो रहा है। हमने खेलते हुए लड़कों को देखा है, बताओ इसमें प्रधान काम कौन सा हो रहा है, आश्रित वाक्य कौन सा होगा। तो सबको पता है इसके अंदर सर सबसे मुख्य क्रिया तो यह है कि हमने खेलते हुए लड़कों को देखा है, मतलब यहां हमने देखने पर डिपेंड कर रहा है। अगर हमने देखा नहीं होता कुछ भी तो यह वाला वाक्य बनता ही नहीं, इसलिए यह वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। और दूसरा वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा ये वाला। तो आप लोगों को पहचान में आना चाहिए कि कौन सा वाक्य प्रधान है, कौन सा वाक्य आश्रित है। एक प्रश्न जो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है वो भी आपके सामने लिखने जा रहा हूं मैंने कहा महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, कहा कि क्या कहा कि सदा सत्य बोलो। ये तो एग्जामों में छपा है कि जिसको कि आप लोग देखते ही रह जाओगे कि सर वास्तव में ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम पूछा हुआ है। ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे प्रश्नों के अंदर क्या सस्पेंस होता है जो हर कोई छात्र उसको नहीं ढूंढ पाता। तो आप लोगों को क्या बताना है इसके अंतर्गत, यहां पर देखना है महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा कि सदा सत्य बोलो। अब यहां पर इनका कहना तो मुख्य है, यहां पर बोलेंगे तो हम तब जब ये कुछ, तो इन्होंने कहा है ये तो हमारा मुख्य वाक्य है। तो ऑब्वियसली बात है कि यही हमारा किस में चला जाएगा, प्रधान में चला जाएगा, और यह वाक्य किस में चला जाएगा, आश्रित में चला जाएगा। अब ये आप लोगों को खुद को ढूंढने हैं अन्य वाक्यों में कि प्रधान कौन सा है और आश्रित कौन सा है। आइए अब हम आगे बात करते हैं इनसे हट करके। अब आप लोग खुद देखिएगा 2-4-5 उदाहरणों में। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि जो आश्रित उपवाक्य वाले आप लोगों को अभी जो मैंने बातें समझाई है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझाने जा रहा हूं। वो क्या महत्वपूर्ण बात है, देखिए कि जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, कौन से आश्रित उपवाक्य, वो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक लिखिए आप, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्या लिखना है आपको? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जो नाउन होते हैं, मैं, हमने, ये सारे, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं। नंबर दूसरा होता है, कितने प्रकार?
दूसरा होता है हमारा विशेषण, विशेषण आश्रित उपवाक्य। और नंबर थर्ड होता है हमारा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? संज्ञा आश्रित उपवाक्य और विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ध्यान रखिएगा आप कि जहां पर आपको दिखाई, क्या दिखाई दे, की का, जहां पर आपको योजक चिन्ह के रूप में की दिखाई दे, जैसे मैंने कहा अभी महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो वहां पर हमेशा संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। केवल आपको यह ध्यान में रखना है। अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी आप लोग? वेरी गुड, प्रधान और आश्रित। अब आप लोगों से प्रश्न क्या पूछ लिया कि प्रधान और आश्रित, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। अब आप लोगों को इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान में रखनी है वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कि जैसे मैंने कहा आपसे, महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, महात्मा गांधी ने कहा कि, क्या कहा? कि सदा सत्य बोलो, सत्य बोलो, सबसे पहली बात। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि महात्मा गांधी ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य आपको बताया था मैंने। अब यहां पर कहने वाले कौन है? महात्मा गांधी। तो सब कुछ महात्मा गांधी पर ही तो निर्भर है। तो महात्मा गांधी क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? एक संज्ञा है। तो जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा पर आश्रित हो, जब आश्रित उपवाक्य किस पर आश्रित हो? संज्ञा पर आश्रित हो, तो वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। और जब यदि किसी विशेषण पर आश्रित हो, कैसे? इसके अंदर ध्यान रखना, जैसे इसके अंदर की का चिन्ह बताया है ना, तो इसके अंदर होता है, जैसे हमने कहा जो, फिर हमने कहा इसके अंदर जिसके, जिसका और जिसकी। अगर आपको ये योजक चिन्ह दिखाई दे, जो, जिसके, जिसका, जिसकी, यदि आपको ये योजक चिन्ह दिखाई देते हैं तो वो विशेषण आश्रित उपवाक्य को इंडिकेट करते हैं। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है, मैंने कहा जैसे जिस काली गाय को मैंने खरीदा था, ध्यान से सुनिएगा आप, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अब जिस काली गाय को मैंने खरीदा था, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं अब आपके सामने, यस, जिस काली गाय को मैंने खरीदा था, जिस काली गाय को जिस काली गाय को मैंने खरीदा था उसे बेच दिया। जिस काली गाय को मैंने खरीदा था उसे बेच दिया। अब देखो आप यहां पर क्या नोटिस करनी है आपको, यह आप लोगों को पहली बात तो मिश्रित वाक्य है। कैसे है मिश्रित वाक्य? ये सबको पता है। कैसे है मिश्रित वाक्य? आप लोग देख सकते हैं कि जिस काली गाय को मैंने खरीदा उसे मैंने बेच दिया। तो किसे बेच दिया मैंने? जिस काली गाय को मैंने खरीदा था। जिस काली गाय को मैंने खरीदा था उसके मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। अब यहां पर खरीदना और बेचना, जिस काली गाय को मैंने खरीदा था उसे मैंने बेच दिया। महत्वपूर्ण बात। अब देखो आप, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि अब यहां पर आप लोगों से मैंने कह दिया कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तो सबको पता है कि सर रिसेंटली जो काम हो रहा है वो खरीदने का तो पहले ही हो चुका है, बेचने का हो रहा है, तो ये प्रधान है और ये आश्रित है। ये तो आपके समझ में आ गया, ये प्रधान है और ये क्या है? आश्रित है। अब यहां पर क्या है, सबसे पहली बात मैंने अब आपको ऑप्शन दे दिया कि इसमें पहचानो कि आश्रित उपवाक्य में से ये संज्ञा आश्रित है या विशेषण आश्रित है या क्रिया विशेषण आश्रित है, या कौन सा? क्रिया विशेषण। तो आप सब जानते हैं कि सर इसके अंतर्गत हम लोगों को अभी आपने बताया था कि जब जिस शब्द का प्रयोग हो जाए, जो शब्द का प्रयोग हो जाए, जिसका प्रयोग हो जाए, जिसके प्रयोग हो जाए, जिसकी शब्द का प्रयोग हो जाए, तो वो सब कौन से होते हैं? वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। अभी मैंने आपके सामने लिखा था, क्या लिखा था? ध्यान से सुनिएगा आप, मैंने आपके सामने लिखा था जो, जिसका, जिसके, जिसकी जो शब्द है, ये देखिए 10वें पेज पे लिख रहा है,
जो, जिसका, जिसके, जिसकी, और आप लोग इसको भी लिख सकते हो जिस, जिस, इस शब्द को भी लिख सकते हो। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? विशेषण आश्रित उपवाक्य में आते हैं। तो अभी अभी मैंने आपके सामने क्या लिखा है उदाहरण? जिस काली गाय को मैंने खरीदा था उसे मैंने बेच दिया। अब देखो आप ये कह रहे होंगे कि सर ये ट्रिक तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन ये विशेषण को कैसे पहचाने? तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि यह जो प्रदान है बेच दिया, बेच दिया, ठीक है ना। तो यहां पर जिस काली गाय को, तो यहां पर काली गाय, अब यहां पर गाय में भी एक विशेषण है काली गाय, काली गाय। तो काली गाय की बात की जा रही है यहां पर, अर्थात काली गाय को मैंने खरीदा और उसे बेच दिया, मतलब काली गाय होने से ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द तो विशेषण होता ही है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, अगर हम लोग बात करें अन्य बात की, किस तरीके से कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे लास्ट बचा आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, ध्यान से सुनिएगा। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में कि जिस वाक्य में, इस वाक्य में आप लोगों को पता होना चाहिए कि समय, स्थान, परिमाण या रीति, रीति आदि की विशेषता बताई जाए। जैसे समय को लेकर के आज, कल, स्थान को लेकर के इधर उधर, परिमाण को लेकर के कम ज्यादा, रीति को लेकर के तेज तेज, धीरे धीरे, इस तरीके की जब बात आपको किसी वाक्य में नजर आती है तो वह वाक्य होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। वह वाक्य कौन सा होता है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे मैंने कहा, तुम जिस तरह तेज दौड़ते जा रहे हो ऐसे तो थक जाओगे। तुम जिस तरह तेज दौड़ते जा रहे हो, तुम जिस तरह तेज दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, ऐसे तो थक जाओगे, थक जाओगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो कौन सा बनाओगे? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो बनाना है, पहले तो प्रधान और आश्रित छांटना है, जल्दी छांट लो। तुम जिस तरह तेज दौड़ते जा रहे हो ऐसे तो थक जाओगे। अब देखो आप आश्रित कौन सा किस पर है, थक जाना है या दौड़ना है? दौड़ते जा रहे हो ऐसे तो क्या हो जाओगे? थक जाओगे। तो थकना तो दौड़ने पर ही डिपेंड कर रहा है ना भाई, थकना तो दौड़ने पर ही डिपेंड कर रहा है। तो आप लोगों का यह कौन सा हो जाएगा? प्रधान, और यह कौन सा हो जाएगा? आश्रित। ये कैसा हो जाएगा? आश्रित। अब यहां पर बात की जा रही है, देखो जिस तरह तुम तेज दौड़ रहे हो, तेज तेज, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए तेज जो होता है वो रीति को दर्शाता है। तो तेज दौड़ना, धीरे दौड़ना, ये सब रीति को है, ठीक है। मैं कहता अभी किसी समय को लेकर के, तो समय के हिसाब से भी वो क्रिया विशेषण को दर्शाता। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण वाले उपवाक्य में इस तरीके से आपको या तो समय को बताया जाएगा, वर्षा धीरे धीरे होती तो ऐसा हो जाता, परिमाण को वह कम खाता तो ऐसे होता, स्थान को वह इधर होता तो ऐसा होता, रीति को मैंने बता ही दिया वह तेज दौड़ रहा है तो इससे वो थक जाएगा। तो इस तरीके के वाक्यों में आप लोगों को याद रखना है संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण, ये आपको तीनों उपवाक्य याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप लोगों को वो समझ लेना है और उन्हें पूछ लेना है। यस, अब हम लोग बात करें अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार की। क्या अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को वो 8 प्रकारों के नाम लिख लेने हैं और 8 प्रकारों के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं इधर से 8 प्रकारों के नाम अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। यस, ये वाक्यों के आप नाम लिखोगे और नंबर लिखोगे 8। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8। लिखते जाइए आप लोग, जैसे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखो विधानार्थक, विधानार्थक, विधानार्थक बहुत महत्वपूर्ण है, सबको समझाऊंगा। पहले आप लोग सबको क्रम वाइज लिख लीजिए एक एक करके। फिर लिखो निषेधवाचक, निषेधवाचक। फिर इन सबको हम एक एक करके समझेंगे। पहले क्या लिखा? विधानार्थक, निषेधवाचक। फिर लिखो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। फिर नंबर 4 पर, प्रश्नवाचक के बाद नंबर 4 पर लिखो आज्ञार्थक, आज्ञार्थक। फिर लिखो
आज्ञार्थक के बाद आज्ञार्थक, फिर लिखो संदेहार्थक, संदेहार्थक मतलब जहां पर आप लोगों को किसी वाक्य में संदेह हो रहा हो वहां पर कौन सा होता है, संदेहार्थक। फिर लिखो इच्छार्थक, इच्छार्थक, और लास्ट में सातवां लिखो संकेतार्थक, संकेतार्थक, और लास्ट लिखो अंतिम विधानार्थक, सॉरी विस्मयादि बोधक होता है वो, विस्मयादार्थक, विस्मयादार्थक। इनको लिख लीजिए आप, आठों प्रकारों को सामने है, या फिर इसको विस्मयादि बोधक भी लिख सकते हो आप, ठीक है। विस्मयार्थक नहीं लिख करके विस्मयादि बोधक भी लिख सकते हो बच्चे, इसको आप विस्मयादि बोधक, बहुत मोस्ट है ये, इसलिए इसमें किसी प्रकार के हम लोग कोई लापरवाही नहीं करेंगे, विस्मयादि बोधक भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये आठों प्रकार आप लोगों को याद में रखने हैं। जिस वाक्य में आपको विधि का विधान दिखाई दे, विधि का विधान क्या होता है जानते हैं आप लोग, कि जैसे हम लोगों ने किसी वाक्य में बोल दिया कि लड़की खाना खाती है, तो खाना खाती है ये विधि का विधान है, खाना जो बना है वो खाने के लिए बना है। निषेधवाचक में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस आएंगे, वह उसको नहीं कर सकता, वह नहीं कार्य कर सकता। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या वह कर सकता है। आज्ञार्थक में आज्ञा दी जाएगी, चलो पानी भर के लेके आओ। संदेहार्थक में संदेह बना रहेगा, संदेहार्थक में संदेह कैसे बना रहेगा, जैसे शायद लड़की खाना खाए, शायद लड़की खाना नहीं खाए। इच्छार्थक में क्या होता है कि हम लोगों की इच्छा बताई जाती है, जैसे तुम सफल हो जाओ, ये हम लोगों की इच्छा बता दी, तुम सफल हो जाओ। तो अब हम लोगों की इसमें क्या गई है, हम लोगों की इसके अंतर्गत इच्छा गई है। फिर जैसे मैंने आपके सामने बोल दिया, यह लड़की खाना खा लेती तो सो जाती, दिया संकेत दे रहा हूं, यह लड़की खाना खा लेती तो यह लड़की सो जाती। और विस्मयादि बोधक में क्या होगा कि जब वाक्यों के अंतर्गत आपको कोई विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा, जैसे अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो जब आपको किस सेंटेंस में ये चिन्ह मिल जाए ना ये वाला, तो आप समझ लेना वो विस्मयादि बोधक वाक्य है। इस तरीके से वाक्य प्रकरण आप लोगों का आज खत्म होता है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और समझा। बाकी लोग जो क्रिया के आधार पर वाक्य का प्रकार है वो एक नया प्रकरण बनेगा, वाच्य, उसको हम वाच्य प्रकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहां आप लोगों का वर्ण के बाद एक वाक्य प्रकरण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था वो मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिया है। कल मैं आपके सामने इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की एक प्रश्नमाला तैयार करके आपके सामने रखूंगा, जिसको कि आप लोग हल करेंगे और देखते हैं कि आप लोगों ने कितना समझा है और कितना इसको जाना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।